हेलो एवरीवन, दिस इज राम सिंह। फ्रेंड्स, आप सबों को मैं सीटेड गुरु कंपटीशन जोन पे स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, ये चैनल आपको लगातार वीडियोस अवेलेबल कराता रहता है जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मस्ट इम्पोर्टेंट है। एकेडमिक क्लास का सेशन 6 बजे से लाइव आता है, जो कि आज लाइव में मैं आपके साथ हूँ। फ्रेंड्स, पिछले सेशन में हमने कुछ पॉइंट कवर किए थे, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अनुवांशिकी और जैव विकास का चैप्टर हमारा चल रहा है। यह अनुवांशिकी के वो टॉपिक्स हैं जो टॉपिक्स क्लास 10th और 12th के लिए कॉमन है, और मैंने इस पॉइंट को इतना डिटेल में एनालिसिस किया है, इतने डिटेल में आपको बता रहे हैं कि क्लास 10th के स्टूडेंट हो या 12th के, दोनों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, ये सेशन आपका प्रतिदिन शाम को 6 बजे आता है। इस पर आप लोग का सपोर्ट हमें मिलता है, इसके लिए मेनी मेनी थैंक्स। थोड़ा सा और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें, हम जल्दी आपके इसके नेक्स्ट स्टेज में होंगे और आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातों की डिस्कस करने अभी बाकी है, क्योंकि हो सकता है काफ़ी जल्द हम आपके बीच में एक नया प्रोग्राम, नया स्टार्टअप लेकर आए जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ये तो थी फ्रेंड्स हमारी बातें। आते हैं हम अपने पॉइंट पे। अपने पॉइंट पे आने से पहले एक और इम्पोर्टेंट बातें आप लोगों को बता दूं कि फ्रेंड्स, हमारा जो सेशन चलता है एकेडमिक सेशन, स्पेशली 10th और 12th के लिए, अगर सब्जेक्ट वाइज किसी टॉपिक पे प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम उस सब्जेक्ट, उस टॉपिक को जरूर आपके लिए लाने की कोशिश करेंगे। आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन में हम लोग देखेंगे उनके अंदर उपार्जित लक्षण और अनुवांशिक लक्षण, दो इंपॉर्टेंट लक्षण के बारे में आज हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे। देखते हैं फ्रेंड्स कितने पॉइंट तक हम आज डिस्कस कर पाते हैं, कर लें। आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हेलो फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हमने देखा था स्पेशल की कैसे हमारे जो एक भृंग है, उस भृंग के अंदर कैसे नए क्वालिटी अर्थात कि उपार्जित लक्षण दिखाई पड़ते हैं। और मैंने उसमें साथ ही साथ आपको बताया था अनुवांशिक लक्षण। अनुवांशिक लक्षण उसे कहते हैं जो किसी पूर्वजों के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाते हैं। अनुवांशिक लक्षण का मतलब जैसे अनुवांशिक रोग होता है, कोई रोग जो कि आपके पिताजी को था, आपको भी है, फिर आपके अगले जनरेशन को भी होगा। तो ये जितनी भी आपकी ये रोग है या फिर कोई भी क्वालिटी है जो कि पूर्वजों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती है, इसे हम लोग अनुवांशिक लक्षण के नाम से जानते हैं। और दूसरा होता है आपका उपार्जित लक्षण। उपार्जित लक्षण का मतलब होता है कि वायुमंडल में जितने भी चेंजेस होते हैं, जलवायु में चेंजेस होते हैं, उनके अकॉर्डिंग किसी जीव के अंदर जो लक्षण आपके नए क्वालिटी आपके उत्पन्न होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उपार्जित लक्षण के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, अब देखना है इसके आगे। यहाँ तक सब किसी को क्लियर था, उपार्जित लक्षण और दूसरा आपका अनुवांशिक लक्षण। यहाँ तक सब किसी को क्लियर था, उपार्जित एवं अनुवांशिक लक्षण। क्योंकि अनुवांशिक लक्षण सिर्फ और सिर्फ लैंगिक जनन की क्रिया में दिखाई पड़ती है। दिखाई पड़ने के पीछे रीजन भी है, क्योंकि अनुवांशिक लक्षण जो आपके बदलाव दिखाई पड़ेगा, जो विभिन्नता दिखाई पड़ेगा आपको, वह आपको मैं क्यों कह रहा हूँ कि आपका सिर्फ लैंगिक जनन में दिखाई पड़ेगा। इसके पीछे ये रीजन है कि ये मेल अगर ये फीमेल है, दोनों के अगर मिलने से, अगर दोनों के युग्मक के मिलने से अगर बच्चा कोई बनता है, तो उनके अंदर कोई अगर नया गुण आएगा या कोई क्वालिटी आएगी, अगर लक्षण उनके माता पिता के आएंगे या फिर नई क्वालिटी उनके अंदर डेवलप होगी, तो वह किसके वजह से होगी, उनके अंदर जीन एक माता का होगा। तो इस कंडीशन में जो लक्षण आपको दिखाई पड़ेंगे वो माता पिता के अकॉर्डिंग दिखाई पड़ेंगे, और ये लक्षण हमारे उपार्जित लक्षण है। एक और इम्पोर्टेंट बात कि आपका क्या होता है कि विभिन्नता जो दिखाई पड़ती है जीवों के अंदर, वह सिर्फ और सिर्फ लैंगिक जनन में दिखाई पड़ती है। अलैंगिक जनन में जो बिल्कुल गुण है वो बिल्कुल उनकी क्वालिटी एक समान होती है। इसलिए जो आपका अलैंगिक जनन से जीव उत्पन्न होते हैं उसे क्लोन के नाम से भी जानते हैं। फ्रेंड्स, अगर क्लोन की बात करें तो क्लोन बिल्कुल एक समान लक्षण वाला जीव है आपका। जैसे मान लीजिए कि आम के पौधे से अगर दूसरा पौधा लगाए
तो वह आम, जिस आम का पौधा है उसी आम का फल निकलेगा हमें। फिर अगर उसी फल का दूसरा पौधा लगाएं तो फिर वही फल निकलेगा। मतलब क्या हो गया कि जिस भी आप पौधे का आप फल लगाते हैं, जिस पौधे का आपका जनन की क्रिया होती है, जो बीज उत्पन्न होते हैं, उसके बीज से ठीक उसी तरह का पौधा उत्पन्न होगा। और यह लक्षण कहलाता है आपका क्लोन का लक्षण। और ये लक्षण जो होते हैं वह सिर्फ और सिर्फ अलैंगिक जनन में होते हैं। इसलिए उनमें क्लोन तैयार होता है, क्योंकि उनमें जो आपके पूर्वज होते हैं, जो उनके पेरेंट्स होते हैं, वो एक ही होते हैं। उनके अंदर एक ही जीव के अंदर नर और मादा दोनों पाए जाते हैं, और एक ही जीव से आपके दोनों तैयार होते हैं, आपके नया पौधा तैयार होता है। इस कंडीशन में उनके गुण आपके एक समान रूप में दिखाई पड़ते हैं। लेकिन आनुवांशिक लक्षण में आपके क्या होते हैं, माता और पिता के गुण अलग अलग होते हैं, और दोनों के मिलने से नया गुण तैयार होता है। इसलिए इसे आनुवांशिक लक्षण के नाम से जानते हैं। उपार्जित लक्षण की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो उपार्जित लक्षण आपको पता होगा कि जो जलवायु में परिवर्तन होगा। अभी हमने ब्रिंग वाला एग्जाम्पल देखा था, जिसमें हमने देखा था क्या है कि उनके जगह के अनुसार जलवायु बदलने की वजह से जो जीव अपने आप को नए वातावरण के अकॉर्डिंग अनुकूलित कर लिया, तो तब वह उस धरती पर जीवित रह पाया। मतलब कि ये लक्षण जो आपके दिखाई पड़ते हैं ब्रिंग के अंदर, जो हम लोगों ने देखा था, वह लक्षण हमारा क्या था, उपार्जित लक्षण। और जो अन्य जीवों के अंदर आपका वंशानुक्रम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाता है, वह लक्षण होता है हमारा आनुवांशिक लक्षण। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं हम लोग अगला पॉइंट। आज का सेशन काफ़ी कम समय का हमने रखा है, क्योंकि आज इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग फटाफट चर्चा करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर काफ़ी समय आपका ले चुका है। अब देखिए कि चार्ल्स डार्विन ने आपका इसके लिए 22 वर्ष की उम्र थे, तब से इन्होंने इनके बारे में अर्थात कि विकासवाद के लिए उन्होंने कार्य किया था। इसके लिए उन्होंने 5 वर्ष तक की समुद्री यात्रा की थी, और समुद्री यात्रा करके उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया था कि जैव विकास कैसे होता है, अर्थात प्राकृतिक वर्णन द्वारा जैव विकास का सिद्धांत कैसे होता है, अर्थात कि नेचुरल लॉ ऑफ सिलेक्शन कैसे काम करता है जैव विकास के लिए। इनके बारे में उन्होंने 5 साल तक लगातार समुद्री यात्रा की थी, और जिनसे वह अर्थात द्वीपों की यात्रा करके उनके बारे में जानकारी प्राप्त किया था। आइए फ्रेंड्स, अगर आगे की बात करें तो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, डार्विन के इस सिद्धांत में क्या बताया गया है वो जान लीजिए आप। तो पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति के लिए अलग अलग वैज्ञानिक अलग अलग रूपों में अपना क्या करते हैं, परिभाषा देते हैं कि इस फॉर्म में हुआ। हालांकि सभी अपनी परिकल्पना को ही व्यक्त करते हैं, अभी तक कोई पूर्ण साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है कि यह कंफर्म किया जा सके कि पौधों की उत्पत्ति वास्तव में या जीवों की उत्पत्ति इस धरती पर कैसे हुई है। हालांकि एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे जिनका नाम हॉल्डेन था, उन्होंने 1929 में लोगों को सुझाव दिया था कि सर्वप्रथम जो उत्पत्ति हुई है वह वास्तव में सरल अकार्बनिक अणुओं से हुई है, ठीक है। और पृथ्वी की उत्पत्ति के समय ये अकार्बनिक पदार्थ पहले बने हुए थे, और उन्हीं के वातावरण के बदलाव की वजह से आज जटिल कार्बनिक पदार्थ वाला हम जो लोग जैसा एक जीव तैयार हो गया। इसी के तरह के उत्तर में आपका स्टैनले एल मिलर और होराल्ड सी उरे अर्थात कि 2 अलग अलग वैज्ञानिक थे, जिन्होंने 1953 में एक और आपका प्रयोग दिखाया, और प्रयोग के माध्यम से कहा कि प्राथमिक रूप में हाइड्रोजन, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड ये सभी धरती पे पाए जाते थे। अर्थात कि आपका जो पानी है, जल है, उस जल में अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड ये सभी पाए जाते थे। प्रकृति में तापमान का बदलाव हुआ, अधिक तापमान हुए, तापमान में बदलाव गिरा, कुछ कभी ज़्यादा तापमान हुआ, कभी कम तापमान हुआ। इन तापमान के कम अधिक की वजह से इन गैसों के बीच में चिंगारियाँ उत्पन्न हुई, और जिनके वजह से क्या हो गया, धीरे धीरे आपके कार्बनिक यौगिक तैयार हुए, और कार्बनिक यौगिक तैयार होकर आज हम लोग जैसा जटिल जीव तैयार हो गया। मतलब कि अलग अलग जीव ने अपनी अलग अलग विचारधारा रखी है, क्योंकि जीवों की उत्पत्ति का सही साक्ष्य अगर आप जानने की कोशिश करें तो अभी तक किसी वैज्ञानिक ने यह बात प्रूफ नहीं कर पाया है कि वास्तव में धरती पर जीवों की उत्पत्ति अर्थात कि जीवन की उत्पत्ति हुई कैसे है। यहाँ तक कि सभी को यह जरूर पता है कि धरती अर्थात कि पृथ्वी की उत्पत्ति वास्तव में एक गोले से हुई है, आग के धधकते गोले से हुई है, और यह आग का गोला
क्या हुआ, आकाशीय पिंडों के आपस में टकराने की वजह से आपका टूटा और एक गोला वही आकाशीय पिंड का टुकड़ा आपका एक तरफ अलग बहक गया और वह जब ठंडा धीरे धीरे हुआ तो पृथ्वी का स्वरूप धारण किया, ऐसा भी मान्यता है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, जैसा कि बैंक सिद्धांत सबको पता होगा, उनमें इसके बारे में चर्चा किया गया। हम उसके बारे में फिर कभी चर्चा करेंगे। आइए आते हैं पॉइंट पे हम लोग आगे की पॉइंट की बात करें फ्रेंड्स, तो जो हमने पढ़ा उसके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको देख लेते हैं कि हमने जो सीखा है क्या उन क्वेश्चन सीखने के आधार पर क्या हम क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अगर बात करें फ्रेंड्स हम लोग, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है हमारा, वे कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा एक विशेष लक्षण वाले व्यष्टि जीवों की संख्या में वृद्धि हो सकती है, यानी उनकी समष्टि जो है बढ़ सकती है। तो सबसे बड़ी बात है कि जनन की क्रिया है, जनन की क्रिया के द्वारा जीव की उत्पत्ति होती है और नए संतति उनकी बनती है, जिसके वजह से इस धरती पे उनकी संख्या जो होती है बनी रहती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विशेष लक्षण वाले व्यष्टि जीवों की संख्या समष्टि में बढ़ सकती है। तो विशेष लक्षण जब की बात करें हम लोग, एक नया लक्षण अगर जीवों की बात करें तो एक दिन में तो बदलता नहीं है, बदलने के लिए हजारों वर्ष लगेंगे, लाखों वर्ष लगेंगे। और ये सभी लक्षण कब होंगे, जब आपके जलवायु में परिवर्तन होगा, वातावरण में परिवर्तन होगा, वहाँ के फेनोटाइपिकल आपके चेंजेस होंगे, तब किसी जीवों में धीरे धीरे उसकी उत्पत्ति होगी। जैसा कि हम लोगों ने भृंग के बारे में पढ़ा था, तो उनकी वातावरण पर्यावरण में इतना बदलाव हुआ कि बदलाव होते होते धीरे धीरे उन जीवों के जीन में परिवर्तन हो गया, उनकी क्वालिटी में परिवर्तन हो गया और धीरे धीरे उनके जीव अलग अलग फॉर्म में बनने लगे। इसके साथ में एक और प्रयोग ऐसा माना जाता है कि इस प्रयोग को जानने के लिए कि बिना वातावरण को चेंज किए ही क्या जीवों के गुण में बदलाव आ सकता है, इस गुण को देखने के लिए वैज्ञानिक ने काफ़ी ज़्यादा शोध किए। उनमें से एक शोध ये भी है कि एक चूहा था और उस चूहे की पूंछ उनके लगभग 10 पीढ़ी, 15 पीढ़ी तक, 17 पीढ़ी तक उनको काटा गया। जितने भी पीढ़ी के बच्चे जन्म लिए, ये चूहा मान लीजिए कि सपोज दैट चूहा है और चूहे की ये पूंछ जो है इसको क्या किया गया, यह इसको काटा गया, आपका लगभग 17 पीढ़ी तक इसको यहाँ से काट दिया गया और काट के देखा गया क्या बिना पूंछ वाला आपका चूहा पैदा होता है क्या, लेकिन वास्तव में ऐसा हुआ नहीं। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमने कृत्रिम तौर से इसके आपके पूंछ थे उसको हमने काटा था। वास्तव में विशिष्ट लक्षण तभी उत्पन्न होगी जब उसका वैसा वातावरण होगा, वैसी जलवायु होगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कौन से विभिन्न तरीके हैं जिनके द्वारा एक विशेष लक्षण वाले व्यष्टि जीवों की संख्या समष्टि में बढ़ सकती है। तो पहला नंबर चीज तो जनन की क्रिया होगी, वो भी लैंगिक जनन की क्रिया, क्योंकि अगर विभिन्नता लानी है, किसी जीव के अंदर विशिष्ट लक्षण चाहिए तो सिर्फ लैंगिक जनन की क्रिया है जो विभिन्नता दे सकती है, पहला नंबर केस। दूसरी नंबर बात कि जिस भी जीव के अंदर विशिष्ट लक्षण चाहिए उस जीव के लिए वैसा वातावरण चाहिए, उतना स्पष्ट पर्यावरण चाहिए और उनके पर्यावरण और वातावरण के अकॉर्डिंग ही उसके अंदर क्या होंगे, नए क्वालिटी, नए गुण आएंगे। अगर बात करें हम लोग दूसरे क्वेश्चन के, फर्स्ट क्वेश्चन में तो सबको क्लियर हो गया होगा कि दो चीज चाहिए, एक तो लैंगिक जनन, दूसरा नंबर विशिष्ट पर्यावरण, विशिष्ट जलवायु, जिसके अंदर खुद को एडेप्ट करने के लिए, खुद को अनुकूलित करने के लिए जीवों को अपने अंदर बदलाव की आवश्यकता होती है। अगर ये दो चीज अवेलेबल हो तो किसी भी जीव के अंदर विशेष लक्षण दिखाई पड़ेंगे। क्लियर है फ्रेंड्स सब किसी को? फटाफट बताइए मुझे, क्लियर है सब किसी को? चलिए क्लियर है तो देखते हैं दूसरी पॉइंट को, एक एकल जीव। दूसरे पॉइंट को देख लेते हैं हम लोग। दूसरा पॉइंट हमारा कहता है फ्रेंड्स, एक एकल जीव द्वारा उपार्जित लक्षण सामान्यतः अगली पीढ़ी में वंशानुगत नहीं होते। क्यों? कह रहा है एकल जीव द्वारा उपार्जित लक्षण, एकल जीव द्वारा उपार्जित लक्षण सामान्यतः अगले पीढ़ी में वंशानुगत नहीं होते हैं।
अब क्या कह रहा है यहाँ पे, जो क्वेश्चन हमको समझाए थे आपको अभी हमने बताया था, उस चीज के बारे में आगे चर्चा। एक एकल जीव के अंदर यानी किसी एक जीव में कोई अगर लक्षण उपार्जित हो गया, सपोज दैट मैंने जैसे बताया कि एक आपका चूहा है और उसका हमने पूंछ काट दिया, तो बिना पूंछ के काटे हुए वो पूंछ कट जाने की वजह से बिना पूंछ का अपना जो भी कार्य कार्य कंप्लीट करेगा। या कोई व्यक्ति है जिनकी हाथें कट जाए, जिनकी पैर कट जाए, तो बिना हाथ बिना पैर के वो अपने लक्षण विकसित करेगा जिससे बाकी सारे कार्य को कर सके हो। तो ये लक्षण उसकी अगली पीढ़ी में दिखेगी क्या? बताओ फ्रेंड्स फटाफट, क्या किसी व्यक्ति का हाथ कट जाए तो क्या अगली पीढ़ी में उसके बच्चे जो पैदा होंगे बिना हाथ का पैदा होंगे क्या? ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं होगा। ये क्रिया जो होगी किसी एक पीढ़ी में हम परिवर्तन कर दें तो ये चीज वंशानुगत नहीं होती है। तो ये भी कह रहा है कि एकल जीव द्वारा उपार्जित लक्षण सामान्यतः अगली पीढ़ी में वंशानुगत नहीं होती है। हम भी यही कह रहे हैं भाई, बिल्कुल भी नहीं होगी। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे है कि क्यों नहीं होगी, तो इसके पीछे ये रीजन है कि हम अगर उसके अंदर उपार्जित लक्षण उत्पन्न भी कर दें तो उनके जीन में उसके अनुकूल बदलाव नहीं होगा। और हमने पढ़ा था कि फेनोटाइप स्ट्रक्चर अगर बदल भी जाए, बाहरी लक्षण अगर बदल भी जाए तो वह वंशानुगत नहीं होता है। वंशानुगत क्या होता है? हमारा जेनोटाइप होता है। मैंने जेनोटाइप और फेनोटाइप को बताया था फ्रेंड्स आपको। तो आपका वंशानुगत कौन सी चीज होती है? जेनोटाइप। और जेनोटाइप में बदलाव कब आएगा? जब या तो आपका म्यूटेशन की क्रिया होगी, यानी पापा मम्मी के गुण से अलग बच्चे का जन्म हो, एक कंडीशन। या दूसरा कंडीशन होगा कि लगातार उसे ऐसे जलवायु में रखा जाए, ऐसे परिवर्तित जलवायु में रखा जाए कि उन्हें अपने शरीर को परिवर्तित करने के लिए उनके जीन के स्वरूप में भी बदलाव आना पड़े। और यह आपका परिवर्तित जो वातावरण होगा, जो पर्यावरण होगा, उसको सैकड़ों वर्ष लगेगा, हजारों वर्ष अगर परिवर्तित वातावरण रहे उसके बाद उसके अंदर वो चेंजेस दिखाई पड़ेगा। तो ये चीज अगर होती है तब उनके अंदर क्या होगा? जेनोटाइप चेंज होगा। और जब जेनोटाइप में बदलाव होगा उसके बाद उनकी पीढ़ी में वंशानुगत क्रिया की उत्पन्न होगी, अर्थात कि वो लक्षण, अगर ये क्रिया जेनोटाइप में फॉर्म में अगर चेंजेस लाएगी उसके बाद वो क्रिया हमारी जो होगी वंशानुगत होगी। अर्थात कि एकल जीव में परिवर्तन करके हम सिर्फ फेनोटाइप में चेंजेस कर सकते हैं, बाहरी लक्षण में बदलाव कर सकते हैं, उनके जीन के स्ट्रक्चर में बदलाव नहीं कर सकते हैं। और जो चीज जीन के स्ट्रक्चर में बदलाव होगा वही अगले पीढ़ी में जा सकता है, वंशानुगत वो क्रिया हो सकती है। क्योंकि जीन के स्ट्रक्चर से ही हमारा क्या होता है, जो गुण होता है, जो क्वालिटी होता है, वह वंशानुगत जाता है। अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाने के लिए जो लक्षण दिखाई पड़ते हैं वह लक्षण हमारे कौन से हैं? वो लक्षण सिर्फ और सिर्फ जीनोटाइप की वजह से उत्पन्न होते हैं। बताओ फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यानी एकल जीव में किसी एक जीव में कोई चीज बदलाव कर दें तो वो चीजें आपकी वंशानुगत नहीं होगी। नहीं होने के पीछे रीजन है, इसलिए नहीं होगी क्योंकि वंशानुगत अगर की जाए तो वंशानुगत करने के लिए जीनोटाइप चाहिए चेंजेस, अर्थात जीन में बदलाव होना चाहिए। और जीन में बदलाव एक पीढ़ी में बदलाव करने से नहीं आता है। इसलिए आपका 2 नंबर क्वेश्चन जो है आपका वह क्यों का आंसर आप आसानी से लिख सकते हैं जीनोटाइप स्ट्रक्चर, अर्थात कि जीन के स्ट्रक्चर से। क्लियर सबको फ्रेंड्स? हमने पिछले क्लास में जीनोटाइप और जीन के बारे में काफ़ी डिटेल में बताया था। अगर आपने देखा हो तो अच्छी बात है, क्लियर हो गया होगा। अगर किसी स्टूडेंट को डाउट है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक के थ्रू से या फिर आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर आप पिछले की क्लास को देखें। आपको पॉइंट में कोई भी डाउट, बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें हम लोग तो कहता है, 3rd नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है बाघों की संख्या में कमी आनुवांशिकता के दृष्टिकोण से चिंता का विषय क्यों है? कह रहा है बाघों की संख्या में कमी आनुवांशिकता के दृष्टिकोण से चिंता का विषय क्यों है? यह बिल्कुल चिंता का सब्जेक्ट है। मान लीजिए कि बाघों की संख्या आज अगर कम हो जाए
तो धीरे धीरे कम संख्या होने की वजह से आप चिड़ियाघर या ऐसे जगह पे रहने की आदी हो जाए जिस जगह पे वो पहले नहीं रहता है। अभी मान लीजिए जंगलों में रहने की आदी है, रहने के लिए अनुकूल है, अगर वो अपने आप की अनुकूलता अगर ग्रामीण समाज में रहना शुरू कर दे तो और हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। उनके अंदर जो आनुवांशिक लक्षण है वो चेंजेस होने लगेगा, क्योंकि प्राकृतिक जब बदलेगी, उनके लिए जलवायु और रहने सहने का जगह जब बदलेगा तो ओबियसली कुछ सालों में धीरे धीरे उनके लक्षण भी बदलते दिखाई पड़ेंगे। अर्थात कि जो आनुवांशिक उनके लक्षण है उनमें भी चेंजेस आएगा, और आनुवांशिक लक्षण जब चेंज आएंगे तो यह मानव के लिए या फिर किसी जीव विशेष के लिए भी यह बहुत ही समस्या का विषय है। क्लियर है फ्रेंड्स सब किसी को? अर्थात कि बाघों की संख्या में कमी होना मतलब कि बाघों को रहने के लिए उपयुक्त पर्यावरण का नहीं मिलना। अब जब उपयुक्त वातावरण उसे नहीं मिल रहा है, पर्यावरण नहीं मिल रहा है, तो खुद को वह प्रतिकूल वातावरण में रहने के लिए जब ढाल लेगा तो उस कंडीशन में उनके आनुवांशिक लक्षण भी अलग हो जाएंगे। तो इस कंडीशन में आपके बाघों के लिए आनुवांशिक लक्षण की दृष्टिकोण से यह बहुत ही चिंता का विषय है कि अगर उनकी संख्या लगातार घटती रही, अगर जो वातावरण, जो पर्यावरण, जो जलवायु से चाहिए अगर वो अवेलेबल नहीं होता रहा तो धीरे धीरे आपके आनुवांशिक गुण उसमें बदलाव होगा और बाघों का एक नया रूप हमारे सामने आएगा। क्लियर है फ्रेंड्स सभी को? किसी को डाउट है तो बोलिए, किसी को कोई डाउट है इसमें तो बताएं। चलिए फ्रेंड्स, अगर डाउट नहीं है तो देखते हैं अगले पॉइंट को, जाति उद्भव। फ्रेंड्स अगला पॉइंट हम लोग को जानना है जाति उद्भव। अब जानने वाली बात है कि जाति की उत्पत्ति कैसे होती है, जाति उद्भव कैसे होता है। तो जाति उद्भव की अगर बात करें फ्रेंड्स हम लोग, तो जाति की उद्भव होने का मेन रीजन जो है वो है आपका वातावरण या स्पीशीज के सामान्य लक्षण में परिवर्तन। अर्थात कि कोई भी जीवों के अंदर जब विशिष्ट लक्षण रूप में दिखाई पड़ेंगे, जब किसी भी जीव के रूप में अगर विशिष्ट लक्षण किसी स्पीशीज में, समष्टि में आपके इनके लक्षणों में परिवर्तन लाते हैं, अर्थात परिवर्तन आता है, तब भी आपके जाति की उत्पत्ति होगी। अर्थात कि नई जाति कब बनेगा? जब उनके अंदर क्या था, अर्थात कोई परिवर्तन होगा। परिवर्तन क्या होगा? बहुत छोटे स्तर से शुरू होगा, लेकिन छोटे स्तर से शुरू होते होते एक बड़ा रूप ले लेगा और कंप्लीटली एक दिन उनकी पहले वाले जाति से उनके जो लक्षण है वो कंप्लीटली अलग हो जाएंगे। ऐसा माना जाता है कि हमारा जो मानव जाति है, इस मानव जाति की भी उत्पत्ति आपकी किससे हुई है? तो फ्रेंड्स ये जाति उद्भवन की अगर बात करें हम लोग, तो जाति उद्भवन हमने देखा था कि आप पिछले के पॉइंट में हमने कुछ इसके बारे में देखा भी था कि उनके अंदर क्या होगा जब स्पीशीज या कोई समष्टि के अंदर जब स्पष्ट रूप से कोई नया लक्षण अगर दिखाई पड़ेगा, कोई सामान्य रूप से जब लक्षण में परिवर्तन लाते हैं, कोई परिवर्तन नया आता है, तब समझ सकते हैं कि उनकी जाति की उत्पत्ति हुई है। जैसा कि हम अभी चर्चा कर रहे थे आपसे कि मानव की उत्पत्ति जो हुई है वह एक बानर की प्रजाति अर्थात कि एक बंदर की प्रजाति से हुई है। अब देखिए उनके लक्षण और हमारे लक्षण में कितना ज़्यादा बदलाव है, काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन है। लेकिन आप एक बार एक्सपेक्टेशन कीजिए कि उनके लक्षण में और हमारे लक्षण उत्पन्न होने में कितने वर्ष लगे होंगे, काफ़ी अधिक दिन समय लगा होगा। और ये समय के साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये समय आपका लगा तो होगा, साथ ही साथ इनके गुण में आपका नया बदलाव लाने के लिए इनमें कितना अधिक पर्यावरण, वातावरण या हमारे क्रियाकलापों का असर पड़ा होगा, काफ़ी ज़्यादा। अर्थात कि एक जाति की उद्भव होने के लिए, एक जाति की उत्पत्ति होने के लिए एक जीव के अंदर काफ़ी ज़्यादा बदलाव लाना पड़ता है। और काफ़ी ज़्यादा बदलाव एक पीढ़ी में बदलाव से नहीं होता है, बल्कि यह पीढ़ी जो होगी, पीढ़ी दर पीढ़ी इसमें बदलाव होना चाहिए। और यह बदलाव धीरे धीरे जीन के स्ट्रक्चर में बदलाव करता है, जीन के स्ट्रक्चर में बदलाव करेगा। और जीन के स्ट्रक्चर में जब बदलाव होगा, जब जीन में बदलाव होगा, तब जाके अगली पीढ़ी में वह बदला हुआ एक नई परिवर्तित क्वालिटी दिखाई पड़ेगा। जब किसी जीव के अंदर विशिष्ट लक्षण दिखाई पड़ेंगे,
जब उनके पूर्वजों के लक्षण से बिल्कुल स्पष्ट रूप से अलग दिखाई पड़ेगा, भिन्न दिखाई पड़ेगा, उस कंडीशन में हम कहते हैं कि कोई जीव क्या हो गया, स्वतंत्र स्पीशीज कहलाएगा, अर्थात कि स्वतंत्र रूप से कोई जीव कहलाएगा। अर्थात कि दो भिन्न समष्टियों के बीच में अगर ध्यान से देखें, अगर उनके लक्षणों में कंप्लीटली अगर भिन्नता अगर दिखाई पड़े हमें, तब हम कहेंगे उनके अंदर जाति का उद्भव हुआ। जाति के उद्भव के लिए क्या क्या जरूरी है, तो जाति के उद्भव के लिए पहला नंबर पॉइंट कि उनके अंदर लैंगिक जनन की क्रिया होनी चाहिए। दूसरा नंबर चीज़, उनके अंदर जो रहन सहन या फिर वातावरण पर्यावरण का जो रोल है वो होना चाहिए, बदलित होना चाहिए, बदला हुआ पर्यावरण होना चाहिए। उसके बाद जलवायु में होने वाली घटनाएं परिवर्तित होना चाहिए। अर्थात कि उनके अंदर जब कंप्लीटली ये सभी चीज़ें बदलाव होगी तो धीरे धीरे पहले तो फेनोटाइप के गुण चेंज होगा, बाहरी गुण बदलाव होगा। जिस तरह से हमने आपको एग्जाम्पल दिया था क्या कि अगर यहाँ के लोगों को कहीं स्विट्जरलैंड छोड़ दिया जाए तो धीरे धीरे उनका जो काला रंग है वो गोरा दिखने लगता है। तो पहला नंबर चीज़ तो फेनोटाइप बदलाव होगा, और धीरे धीरे जब विकसित होगा, उनके क्वालिटी जब ज़्यादा बढ़ेंगे, तब उनके अंदर क्या होगा, आपका जेनोटाइप बदलाव आएगा। और यह जेनोटाइप का बदलाव ही हमारा क्या कहलाएगा, यह जेनोटाइप का जो बदलाव होगा, यह जेनोटाइप का बदलाव ही हमारा क्या कहलाएगा, यह हमारे जीन में परिवर्तन अर्थात हमारे जीवों में उत्पत्ति का अर्थात परिवर्तन का एक सोर्स होगा। क्लियर है फ्रेंड्स सभी किसी को? जाति की उद्भव के लिए जेनोटाइप का चेंजेस होना जरूरी है, जीन में बदलाव होना जरूरी है। और जीन में बदलाव का मतलब कि किसी भी जीव के अंदर विषमान्य लक्षण जो है उनमें बदलाव होना, एक विशिष्ट लक्षण की उत्पत्ति होना, और विशिष्ट लक्षण की जब उत्पत्ति होगा तब जाकर क्या होगा, जीन की उत्पत्ति होगी। अगर फ्रेंड्स अगर बात करें हम लोग इसके अगले पॉइंट की, इसमें तो कुछ क्वेश्चंस उसको देख लीजिए आप कि उन क्वेश्चंस को हम कैसे इससे हैंडल कर सकते हैं। वे कौन से कारक है जो नई स्पीशीज के उद्भव में सहायक है। अब तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में। नया कारक क्या है, वो कौन से कारक है बाबू, तो वो कारक है आपके क्या, जीनोटाइप के स्ट्रक्चर में बदलाव होना, उनके अंदर जीन के स्ट्रक्चर में बदलाव होना, उनके अंदर वातावरण और जलवायु में परिवर्तन होना, उनमें आपके लैंगिक जनन की प्रक्रिया होना, ये सभी एक जाति की एक नई जाति उद्भव में सहायक क्रिया है। तो ये कारक आपके कौन कौन से हो जाएंगे, इन कारक को तो आप आसानी से लिख सकते हैं। अब किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि कौन कौन से कारक हैं। क्लियर है सब किसी को? दूसरी नंबर क्वेश्चन कहता है आपका, क्या भौगोलिक पृथक्करण स्वपरागित स्पीशीज के पौधे के जाति उद्भव का प्रमुख कारण हो सकता है, क्यों या फिर क्यों नहीं। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे, कह रहा है आपका भौगोलिक पृथक्करण मतलब कि उनका जिस क्षेत्र में वो आपका पौधा है या कोई जीव है, उस जीव का हम भौगोलिक क्षेत्र बदल दें। भौगोलिक क्षेत्र का मतलब जलवायु बदल दें, वातावरण बदल दें। जैसे कि मैंने बताया था यहाँ के जीवों को कहाँ रख दें, आपका स्विट्जरलैंड की बात कहा था, उस तरह से भौगोलिक परिवर्तन कर दें। उसके बाद क्या कहता है कि उस पौधे के अंदर अर्थात कि जो स्पीशीज होगा उनके अंदर स्वपरागन की क्रिया होगी। हमने बताया था आपको परागन की क्रिया दो प्रकार की, एक स्वपरागन एक परपरागन। स्वपरागन की क्रिया वैसी होती है जब एक ही पौधे के, हालांकि मैंने एनिमेशन के थ्रू से आपको पिछले क्लास में बताया था, अगर आप वीडियो देखे हो पिछला तो अच्छी बात है, नहीं देखे हो तो आप देख लीजिएगा। अब क्या होगा, हमने बताया था कि एक ही पौधे के पराग कोश से परागकण निकलेगा और उसी पौधे के वर्तिकाग्र तक जब जाएगा तब यह क्रिया कहलाएगी हमारी स्वपरागन की। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए ध्यान से कि यह स्वपरागित जो पौधा है आपका, यह स्वपरागित पौधे के जाति उद्भव के प्रमुख कारण हो सकता है। कह रहा है क्या कि भौगोलिक पृथक्करण करा दें और किसी पौधे के अंदर स्वपरागन की क्रिया हो, तो क्या ऐसा हो सकता है कि उनकी जाति उद्भव हो सकती है, अर्थात कि नई जाति उसकी कोई बन सकती है? बिल्कुल भी नहीं बदलेगी, क्योंकि हमने सिर्फ भौगोलिक पृथक्करण चेंज किया है, अर्थात कि जलवायु में हमने परिवर्तन किया है, वातावरण में परिवर्तन किया है, उसके जीन में परिवर्तन नहीं किया है। और जब स्वपरागन की क्रिया हो रही है तो उस कंडीशन में एक ही पौधे के आपके पुष्प के, एक ही पौधे के आपका परागकण है,
इसलिए उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए नई जाति उद्भव की कोई भी चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर है फ्रेंड्स सब किसी को? क्योंकि यहाँ पे पहले कह रहा है सिर्फ भौगोलिक पृथक्करण कर रहा है। जब भौगोलिक पृथक्करण का मतलब भौगोलिक क्षेत्र में परिवर्तन, जलवायु में परिवर्तन कर दे, वातावरण में परिवर्तन कर दे, तो इनके वजह से सिर्फ फेनोटाइप चेंज होगा, बाहरी आवरण चेंज होगा, लेकिन उनकी नई जाति की उत्पत्ति का जो शौक है वो कभी भी पूरा नहीं हो सकता। क्लियर है फ्रेंड्स? सब किसी को क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और उसके बाद थर्ड क्वेश्चन कहता है हमारा, क्या भौगोलिक पृथक्करण अलैंगिक जनन वाले जीवों की जाति उद्भव का प्रमुख कारण हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है? इनके बारे में आपको बताना। करे भौगोलिक पृथक्करण करके कोई अलैंगिक जनन की क्रिया करे और तब कहे कि उनके जाति उद्भव में आपका हो, नई जाति उत्पन्न हो, तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जब क्वेश्चन अलैंगिक जनन की क्रिया की हो तो अलैंगिक जनन में जाति उद्भव का कोई चांस बनता ही नहीं है, इसलिए आपका थर्ड क्वेश्चन भी आंसर नहीं हो जाएगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अलैंगिक जनन किसे जो पौधे प्राप्त होते हैं वो एक ही तरह के होते हैं, वो क्लोन के रूप में प्राप्त होते हैं, इस वजह से उसमें कोई सा भी परिवर्तन बिल्कुल भी दिखाई देने वाला नहीं है, इसलिए नई जाति की उद्भव का कोई चांसेस नहीं है। क्लियर है फ्रेंड्स सब किसी को? आज के क्लास में मैं बहुत कम टाइम दे पा रहा हूँ, इसके लिए सॉरी, क्योंकि अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इस वजह से थोड़ी सी आपकी टाइमिंग जो है इसमें कम दे पा रहा हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि आगे की क्लासेस में आपको और ज़्यादा टाइम दे पाऊँ। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।